ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरि ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज हम देखेंगे युक्तियों के बारे में आगे। कुछ कहानियां भी देखते जाएंगे साथ में। हमने आगे देखा था कि जो चार आधार है जिसके आधार पे लाखों युक्तियां बनती है, लेकिन हर एक युक्ति के पीछे उसके आधार तो एक ही है। हर एक युक्ति के पीछे एक मूल आधार है भय। जितने भी युक्तियों के दूसरे हमने देखे, असंतोष है, लाभ है, गिल्ट है, अपराध भाव है, अपराध बोध है, गर्व है, अहंकार है, इसके पीछे है भय। मनुष्य सभी तरह से भयभीत है और भय का एक ही आधार है, वो है अज्ञान, असत्य। असत्य में से भय पैदा होते हैं और भय में से फिर हमने देखा कि ये सब चीजें हैं वो पैदा होती है, लोभ पैदा होता है, गर्व पैदा होता है, या असंतोष पैदा होता है। ये सब के पीछे मेन कारण है भय, और भय का एक ही मात्र कारण है असत्य, या जिसे हम अज्ञान कह सकते हैं। जैसे मनुष्य को सत्य का दर्शन होता है, वैसे उसका भय मिटता है।
और जैसे ही भय मिटता जाता है, वैसे ही असंतोष है, फिर ये लोभ है, प्रतिष्ठा है, रिस्पेक्ट है, या हमने आगे भी जो देखे वो युक्तियाँ समाप्त होती जाती है। वो मनुष्य पर वो युक्तियाँ काम नहीं करती। तो अज्ञान क्या है? हाँ, ये हम यहाँ नहीं बताएँगे, वो इसके लिए आपको एसएसवाई की तालीम लेना पड़ेगा। अज्ञान का मतलब असत्य है और असत्य का मतलब क्या है? चलिए, तो ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, इसमें आपको अनुभव चाहिए, समझ चाहिए और बहुत ही सटीक मार्गदर्शन चाहिए। वो यहाँ संभव नहीं है। इसलिए आप अगले 1400 साल तक घूमते रहो या 14 दिन आप एसएसवाई के तालीम में जाओ। वहाँ जो शिक्षक होंगे, आचार्य होंगे, गुरु होंगे, वो आपको सही बताएँगे कि सत्य क्या है। बताएँगे इतना ही नहीं, आप वो समझ पाएँगे, उतना ही नहीं, आप वो जान पाएँगे, उतना ही नहीं, आप वो अनुभव भी कर पाएँगे कि सत्य की जो अनुभूति है, वो कैसी होती है। जिसे हम अंग्रेजी में एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। अनुभव से भी हमारी समझ बढ़ती है। फिर हमें और जानकारी मिलती है और नए अनुभव मिलते हैं, क्योंकि नए एक्सपेरिमेंट होते हैं जीवन के साथ। फिर नए अनुभव होते हैं, उसमें से फिर अपने को नए सत्य के नए एक एस्पेक्ट का पता चलता है। हाँ, सत्य के अनंत एस्पेक्ट है। हाँ, हम पूरा सत्य को तो नहीं जान सकते, लेकिन उसके जो एस्पेक्ट है, अ, अ, वो हम जान सकते हैं। जैसे वो कहानी है, पहली कहानी कि सब अंधे हैं, वो उनको एक बार हाथी मिल गया। तो कोई एक अंधा था, उनके हाथ में उसका पैर आ गया, तो बोलते हैं हाथी है, वो खंभे जैसा है। किसी के हाथ में उसकी पूंछड़ी आ गई, पूंछ आ गई, तो बोलता है हाथी सांप जैसा है। किसी के हाथ में उसके दंत आ गए, दांत आ गए, तो बोलते हैं हाथी भाला जैसा है। या किसी के हाथ में सूंड आ गई, तो बोलते हैं कि हाथी अजगर जैसा है। करेक्ट। तो इनमें से कोई गलत नहीं था। जो देखा वो उन्होंने पूरा ईमानदारी से देखा, जितना उन्होंने महसूस किया वो पूरा ईमानदारी से बोल रहे थे, इसमें से कोई गलत नहीं। लेकिन उन्होंने जो देखा वो जो पूर्ण सत्य है, हाथी है, उसका एक हिस्सा देखा, पार्ट देखा। किसी ने पैर देखा, किसी ने पूंछ देखा, किसी ने कान देखे तो के सुपड़ा जेवा करे। तो सत्य भी अत्यंत विराट है, उसके अलग अलग एस्पेक्ट हाँ, मनुष्यों के सामने आते जाते हैं और मनुष्य वो टटोलते हैं, वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे गांधी जी ने किया सत्य ना प्रयोग। उसमें काफी लोग घायल भी हो जाते हैं और मारे भी जाते हैं, जैसे सोक्रेटिस है, वो मारा गया, ओशो मारे गए। करेक्ट। जो सत्य के नजदीक है वो अक्सर मारे जाते हैं, हरिश्चंद्र है या जीसस है, या गैलीलियो भी मरते मरते बचा है, क्योंकि उसने जो असत्य में जो लोग रहते थे उनसे माफी मांग ली। करेक्ट। तो सत्य वही ज्ञान है,
और वही न्याय भी है। गुरुजी कहते हैं ट्रूथ इज जस्टिस। न्याय क्या है? वो समानता नहीं। हाँ, जो सत्य है वही न्याय है। एक सत्संग है गुरुजी का, आप कभी देखना उसको, और कोई शिक्षक रखेंगे वो उसका। क्योंकि न्याय है, हाँ, तो ही सुख है, आनंद है समाज में। अगर न्याय नहीं है, किसी के पास बहुत कुछ है, किसी के पास जो मिनिमम नेसेसरी है वो भी नहीं है, तो मोहब्बत फैल नहीं सकती इतनी जल्दी से। या वो न्याय नहीं है, वहां मोहब्बत भी नहीं रहती ज्यादा टाइम तक। तो न्याय के लिए क्या करना है? वो सत्य का हमें खोज करनी है। लेकिन उसका एक पद्धति है, बहुत सारी पद्धति है, लेकिन ये 14 दिन की एक बहुत खूबसूरत और एकदम कंसाइज जो पद्धति है, तालीम है, वो उसमें कोई भी 14 साल से बड़ा कोई भी व्यक्ति है, वो ऐसे स्वयं तालीम में आके सत्य जान सकता है, सत्य समझ सकता है, सत्य को महसूस भी कर सकता है। तो ये सत्य कोई राजकीय सत्य नहीं है, या आर्थिक सत्य नहीं है, या सामाजिक सत्य नहीं है, या ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक सत्य नहीं है। विज्ञान है उसमें, लेकिन वो वैज्ञानिक सत्य नहीं है। वो एक आंतरिक सर्च है, एक आंतरिक खोज से हर एक व्यक्ति बहुत तालीम से जान सकता है कि मैं कौन हूँ, सामने वाला कौन है, ये बाकी सब कौन है। तो वहाँ जो एसएसवाई के बहुत सारे क्लासेस हर जगह चलते हैं, तो आप कोई भी क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने देखा है पहली जो वार्ता थी, कथा थी, वो हाथी की थी। दूसरी जो कथा है वो थोड़ी हमें परंपरा से मुक्ति दिलाने के लिए। हम सब कैदी है, देखो हमारे जो अनुभव हुए, मैं भी कैदी हूँ, आप भी कैदी है सब। तो हम हमारे अनुभवों से जो अब तक जो आया है उसके कैदी हो जाते। जैसे कोई एक आश्रम था, उसमें गुरुजी थे, बहुत सारे शिष्य थे। तो वो मेडिटेशन का टाइम होता था दिन में 3 बार, तो गुरुजी बैठते थे। तो गुरुजी ने देखा कि ये जो बिल्ली है वो उसको डिस्टर्ब करती है, वो आधा घंटा 15 मिनट मेडिटेशन में। आ, तो उन्होंने कहा कि भाई, तो ये जो बिल्ली है वो बांध दो। तो फिर एक उन्होंने आदेश जारी किया, मीन्स बताया सबको कि मेडिटेशन के पहले बिल्ली को बांध के फिर मेडिटेशन कर। तो फिर बहुत सारी बिल्लियां थी, मेडिटेशन का टाइम होता था तो सभी शिष्य है वो बिल्लियों को बांध देते थे और फिर मेडिटेशन करते थे। जैसे जैसे वक्त होता गया आगे चल के गुरु जी तो मर गए। स्वर्गवास हो गया। लेकिन उन्होंने लिखा था कि मेडिटेशन के पहले बिल्ली बांध देने की। तो अभी तो आश्रम में बिल्लियां नहीं रही थी, आसपास शहर हो गया था। तो फिर जब भी मेडिटेशन का टाइम होता है तो 1 घंटे पहले पूरे शिष्यगण है वो पूरे गांव में घूमने निकल जाते, रस्सियां ले लेके। कि भाई बिल्ली पकड़ो, बिल्ली बांधो और फिर मेडिटेशन कर। तो ये कहाँ से आया? ये परंपरा से आया। वो जो सत्य था, वो स्थल काल संजोगों में वो सत्य था, वो टाइम में वो सत्य था कि भाई मेडिटेशन में बैठने से पहले अगर बिल्ली को बांध दे। लेकिन आगे जाके वो कंपलसरी हो गया। शिष्य भी समझते नहीं थे कि मेडिटेशन को बिल्ली के बांधने से क्या। लेकिन शिष्य के भी 1000 शिष्य हुए, वो भी 1000 गुरु हुए, उसके भी 1000 शिष्य हुए।
और हजारों साल चला गया, फिर भी वो परंपरा बन गई कि बिना बिल्ली मेडिटेशन नहीं हो सकता। करेक्ट, तो ये एक परंपरा बन गई, आप समझे। तो उसका जो वजूद था ऐसा नहीं है, वो जरूरी था एक समय में, एक स्थल में, एक परिस्थिति में। करेक्ट, लेकिन वो सत्य को हमने प्रोजेक्ट कर दिया ना वर्तमान में, और वर्तमान में जो लोग होंगे वो प्रोजेक्ट कर देंगे फ्यूचर में। हाँ, तो एक विचार होता है, एक अनुभव होता है, एक समझ होती है। हाँ, कहीं पास्ट में, तो वो समझ, विचार, हमारा जो अनुभव है वो हम प्रोजेक्ट करते हैं वर्तमान में, और वर्तमान के ये सब है वो प्रोजेक्ट होगा फ्यूचर में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी बदल चुकी है, अभी नेसेसरी नहीं है। अगर बिल्ली के बदले कुत्ता है तो कुत्ता बांध दो, जैसा मेरा कुत्ता है वो उसको ऊपर रख के आया। करें, तो हमें वो परंपरा के पीछे सत्य क्या था वो पकड़ने का है। जैसे गांधी जी भी कहते थे कि खादी एक विचार है, वस्त्र नहीं। खादी वस्त्र नहीं है, विचार है। विचार क्या है कि इतने सारे लोगों के पास काम नहीं है, गरीबी है, भूखमरी है, और हम कहीं विदेश का कपड़ा यूज करते हैं। अगर हम लोगों का बनाया हुआ, हाथों से बनाया हुआ कपड़ा यूज करें, हाँ, तो एक तो कपास के लिए अच्छे दाम मिले किसानों को, और दूसरा जो बुनकर है या जो बुन सकता है वो कुछ ना कुछ अपना रोजी रोटी उसमें से बना सकता है। तो जो खादी है, लोगों ने खादी को पकड़ लिया, लेकिन हमें उसके पीछे के विचार को पकड़ना चाहिए। जैसे खादी है उसमें बहुत सारी तकलीफ है। तो वो टाइम पे जो व्हील था, स्पिनिंग व्हील, वो नहीं चलाने का, अभी बहुत अंबर चरखो ऐसा संशोधन हुआ, तो उसका जो व्हील्स है वो उसका आधुनिक डिजाइन आ गया, तो वो चला सकता है आदमी विदाउट पावर। हाँ, फिर खादी है तो वो बहुत अच्छा वस्त्र है, ये गर्मी में ऑलमोस्ट एसी जैसा वो फाइबर है, लेकिन उसमें इस्त्री चाहिए। हाँ, तो यहाँ गोंडल में एक कोई भाई है या कहीं पे भी उन्होंने पोली खादी चालू, तो वो 33% उसमें पोली वस्त्र बना देते। इससे अगर आप लटका दो तो भी वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें हर बार उसको इस्त्री करना जरूरी, प्रेस करना जरूरी नहीं होता। तो प्रेस करना जरूरी नहीं होता तो आप 3 या 4 शर्ट से चला सकते हैं, क्योंकि आप अगर प्रेसिंग में देंगे तो 8-10 शर्ट आपके पास चाहिए। करेक्ट, और हर बार इतना कोयला जलता है इस्त्री में, या इतना पावर जलता है इस्त्री में, तो वो हमेशा कन्वीनियंट नहीं है। करेक्ट, अगर इसमें थोड़ा सा, तो बहुत सारे जो ओरिजिनल थिंकर है खादी के, वो कहते हैं ये तो लफड़ा है, स्कैम है। करेक्ट, लेकिन सब पॉलिटिशियन या सब इंडस्ट्रियलिस्ट जो खादी पहनते हैं वो पोली वस्त्र ही पहनते हैं गोंडल का। देखो, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें कोई भी चीज है वो परंपरा है, तो वो परंपरा के पीछे सोच थी, वो रोजगारी की थी, गरीबी हटाने की थी, बेरोजगारी दूर करने की थी। फिर वो खादी है या फिर साबु है या तेल है या जूते हैं, करेक्ट, प्रोडक्ट बदल सकती है, लेकिन उसके पीछे का जो कंसेप्ट है, जो ख्याल है, वो हमें पकड़ना चाहिए। वो परंपरा एकदम जड़ से नहीं पकड़नी चाहिए। आजकल किसी को टाइम नहीं है प्रेस करने का, सब लोग ऑफिस भागते हैं। तो ये एक मैंने कहा आपको कि जो परंपरा है वो अक्सर सत्य के दर्शन में अवरोध पैदा करती है, इसलिए अज्ञान पैदा होता है, अज्ञान से भय आता है, और भय से फिर हमने देखा कि हजारों हमारी जो फॉल्ट्स है
वो पैदा होते हैं, अवगुण पैदा होते हैं और वो अवगुण के आधार पर अ, सब लोग युक्तियाँ खड़ी करते हैं। तो ये दूसरी कहानी थी बिल्ली वाली, पहली कहानी हाथी वाली, दूसरी कहानी थी अ, बिल्ली वाली। एक तीसरी कहानी भी हम देखेंगे कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई समस्या होती है, तो हम उसका हल निकालते हैं, उपाय निकालते हैं। तो उपाय है, उससे नई समस्याएँ खड़ी होती, तो फिर उसका हम उपाय निकालते हैं। जैसे एक गुरुजी थे, तो संत महात्मा थे, तो वो रहते थे, अकेले कहीं ध्यान साधना तप करते थे अपने तरीके से, तो वो कुछ पहनते नहीं थे, लंगोट पहनते थे। तो 2 ही लंगोट थे उसके पास, तो वो लंगोट जब धो के सुखाते थे और वो लेने गए, तो उसने देखा कि जो चूहे हैं, उसने वो लंगोट वो काट डाला है। तो अभी वो पहनने लायक नहीं है। फिर वो 2-3 और नए लंगोट ले आए, लेकिन चूहा है वो लंगोट काट जाता था। हाँ, चूहा ऐसे ही काटता है क्योंकि उसको अपने दाँत है, वो शार्प रखने का होता है, इसलिए चूहा काटता ही रहता है। हाँ, क्योंकि कुदरत ने उसको कहा है कि भई तू ये काटता रहेगा तो तेरे दाँत और ये मुँह है वो शक्तिशाली रहेंगे और तू कुछ चबा सकेगा। तो फिर गुरुजी ने ये समस्या सत्संग में किसी को कही कि भई मेरे पास तो कुछ है नहीं, 2 लंगोट है, लेकिन ये चूहा है लंगोट काट डालता है। तो किसी ने बोला कि बिल्ली पाल लो, बिल्ली है, वो चूहे को खा जाएगी। तो गुरुजी ने बिल्ली पाल ली कहीं से, 2-3 बिल्लियाँ अ, पाल ली। लेकिन फिर वो तो ऐसे एकांतवास में थोड़े दूर रहते थे गाँव से। तो बिल्लियाँ दूध माँगने लगी कि हमें कुछ दो। यहाँ कौन हमें देगा? गाँव में तो ठीक है, कोई ना कोई कुछ देगा। तो गुरुजी गाँव से दूध माँग के लाते थे और बिल्लियों को पिलाते। फिर थोड़ा समय गुज़रा, फिर गाँव वालों ने बोला कि हर रोज़ हम कैसे दूध दे सकते हैं और आपको भी इधर आना पड़ता है। देखो, हम आपको गाय दे देते हैं। तो के हाँ ठीक है, तो गाय दे देते हैं। तो गाय में से वो उसका सब रख-रखाव करते हैं, दूध निकालते हैं, बिल्ली को पिलाते हैं। फिर बिल्ली दूध पीती है और चूहे खा जाती है, तो उसके लंगोट सलामत रहे। फिर ऐसा चला, तो फिर गाय को वो लोग चारा देते थे। फिर लंबा चला तो बोला कि यार ऐसे हम कैसे आपको इतनी दूर से गाँव से आपको दे दें। ऐसा करो कि आपको हम कुछ इकट्ठे होके पैसे देते हैं, आप थोड़ी ज़मीन खरीद लो पीछे। तो उसमें आप कुछ अपना गेहूँ वगैरह अनाज भी ग्रो करना और थोड़ा जो घास चारा मिलेगा वो गाय को भी खिलाना, तो आपका भी हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा। तो गुरुजी थोड़ी ज़मीन ले लेते हैं पीछे आश्रम की, जैसे सब करते हैं वैसे। तो फिर उसके लिए बैल रखने पड़ते हैं, वो जोतने के लिए। तो इतने सारे काम आ गए, फिर वो बीज बोना पड़ता है, खेत ठीक से रखना पड़ता है, फिर गाय को सँभालना, बिल्लियों को दूध देना। तो इसमें उनको मेडिटेशन का या पूजा-पाठ का कोई वक़्त ही नहीं रहता। तो वो तो बोलता है, क्या हुआ?
तो फिर गाँव लोग सत्संग में आते हैं, वो बोलते हैं कि गाँव में एक विधवा बहन है, उसका कोई नहीं है, खाने का भी नहीं है। आप उसको दाना-पानी देना और वो ये सब काम कर देगी। ये आपको मेडिटेशन का, पूजा-पाठ का वक़्त मिल मिल जाएगा। तो गुरुजी बोलते हैं, हाँ ठीक है। तो भी फिर वो बाई है, औरत है, वो वहाँ आती है, महिला। तो वो सब काम करती है, ये करती है, फिर साल 2 साल उसकी सेवा करती है सब। तो फिर स्नेह निर्मित हो जाता है, प्रेम हो जाता है। हाँ, जैसे कोई भी 2 मनुष्य ज़्यादा समय साथ रहे, तो हो जाता है पुरुष-स्त्री। तो फिर गुरुजी बताते हैं कि ये तो ऐसा हो गया, तो क्या अरे! ऐसा हो गया, ये तो बहुत खराब है। ऐसा करो, आप शादी ही कर लो। तो फिर गाँव लोग पैसे निकाल के वो शादी कर देते हैं वो विधवा औरत के साथ। तो शादी के बाद फिर गुरुजी के बच्चे होते 2-4। तो फिर वो 2-4 बच्चों को फिर पढ़ाना-लिखाना, उसका भरण-पोषण करना, पत्नी का भरण-पोषण करना, खेत का भरण-पोषण करना। तो इसमें उसको अंत समय तक समय ही नहीं मिलता, वो इसमें से कभी बाहर नहीं आ सकती, ये माया जाल से। उपायों के माया जाल। हाँ, हम उपाय ढूँढते हैं ना, टेक्नोलॉजी क्या है? उपाय ढूँढती। तो उपायों के माया जाल में वो गुरुजी फँस जाते हैं। फिर वो मरने जाते हैं तो सब उसके शिष्य आ जाते हैं कि गुरुजी कोई आदेश दो। तो गुरुजी का लास्ट ऐसे साँसें चलती होती है, वो इतना ही बोल पाते हैं कि बिल्ली मत पालना कभी। तो शिष्य है वो, उसको पता नहीं चलता कि ये कहाँ से आया। तो वो शिस्त्र सब जो शास्त्र है वो निकालते हैं, बहुत सारी लाइब्रेरियों में जाते हैं, बुक्स निकालते हैं कि गुरुजी ऐसे गलत तो नहीं बोल सकते। लेकिन शास्त्र में कौन से श्लोक में लिखा है कि बिल्ली नहीं पालनी? तो तो बहुत खोज करते हैं पंडितों को। पंडित भी बोलते हैं कि ऐसा तो कोई श्लोक नहीं है हमारे शास्त्रों में या किसी देश के कोई शास्त्र में। आपको कोई परम ज्ञानी को मिलना पड़े। फिर एक गुरु को मिलते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे गुरु ने जो कहा ना, वो ठीक कहा, लेकिन क्यों कहा वो मुझे पता है। फिर वो उनको ये स्टोरी बताते हैं कि आप सब है, वो अभी लंगोट में है तो लंगोट में ही रहना, और अगर चूहा काट जाए तो दूसरा लंगोट लाना। हाँ, जैसे हमारे बाल बढ़ जाते हैं तो हर रोज दाढ़ी करते। पसीना मैल हो जाता है तो दररोज नहाते हैं। हाँ, देखो ये सब खड़ा किया, इससे तो अच्छा था कि 2-3 लंगोट एक्स्ट्रा रख लेते। करेक्ट। व्हिच वुड हैव बीन फार क्विकर एंड चीपर एंड सिंपलर। देखो ये शादीशुदा आदमियों को ये कहानी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि हमने तो बिल्ली पाल ली है बहुत पहले। करेक्ट। तो तो ये एक तीसरी कहानी है कि जब गुरु कुछ कह जाते हैं, तो हमें उसका शब्दार्थ नहीं लेना है, उसका भावार्थ लेने का। हाँ, बहुत सारे लोग शब्दार्थ में उलझ जाते हैं। हाँ, लेकिन उसके पीछे उनके इरादे क्या है या उसकी भावनाएँ क्या है? हाँ, हमेशा गुरु कुछ कहता है, उसके पीछे मूल भावना तो मोहब्बत होती है। हाँ, लोगों के प्रति वो
अनन्य प्रेम से पीड़ित है, लोग उसके प्रिय है, या पूरा जो जीव जंतु है वो उनको प्रिय है, चांद तारे उनको प्रिय है, सृष्टि उनको प्रिय है। तो ये हर एक ज्ञानी या गुरु संत की मूल भावना होती है। तो वो भावना से दूसरी भावनाएं निकलती है, और उसमें से इरादे निकलते हैं, और इरादे में से विचार निकलते हैं, और विचार में से फिर कृत्य निकलते भी है, नहीं भी निकलते। तो हमें हमेशा कोई भी कुछ भी है तो हमें उसके पीछे का जो भाव है वो पकड़ने का। तो वो कैसे पकड़े? तो इसके लिए भी हमारे पास तालीम है। इसे हम भाव समाधि योगा कहते हैं। इंग्लिश में उसको बीएसटी कहते हैं। कुछ भी सही है कि गलत है वो तो हम तय नहीं कर सकते, लेकिन सही या गलत के पीछे, हाँ, उनके विचार क्या है, विचार के पीछे उनके लक्ष्य इरादे क्या है, इरादों के पीछे उसकी भावनाएं क्या है, और भावनाएं के पीछे उनका भाव क्या है। अगर भाव शुद्ध है तो बाकी सब अशुद्ध है तो भी शुद्ध है, और सब शुद्ध है लेकिन भाव शुद्ध नहीं है, करेक्ट? तो वो सब अशुद्धि हो गया, करेक्ट? तो ये हमारी तालीम है, भाव समाधि ट्रेनिंग। हम उसको संक्षिप्त में BST कहते हैं। बी माने भाव, एस माने समाधि, और टी माने तालीम। तो ये एक वीक की तालीम है। तो वो आप जहां भी हो, जो भी शिक्षक हो, कोई भी प्लेस हो, लेकिन ये आप पहले जो SSY की तालीम है उसके बाद ये कर सकते हैं। तो एक ये तीसरी कहानी है। ये तीसरी कहानी में श्रीमद राजचंद्र भी कहते हैं, करेक्ट, कि ये संसार में उपायों की अधिकता है, और जरूरत से ज्यादा यहाँ उपाय है, उपचार है, इलाज। जैसे मैं इंजीनियरिंग में पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ बहुत सारी अननेसेसरी चीजें हैं। जैसे पहले ईंट की दीवार बनाते तो उसमें पॉइंटिंग कर देते, अभी पॉइंटिंग ठीक नहीं हुआ तो उसके ऊपर प्लास्टर कर देते अंदर की साइड, अंदर की साइड प्लास्टर कर देते हैं, फिर उसके ऊपर स्टको प्लास्टर कर देते हैं ताकि किसी को लगे नहीं, वो रेत के कारण। फिर स्टको प्लास्टर है, उसके ऊपर लापी लगा देते, फिर लापी के ऊपर अस्तर लगा देते हैं पेंट का, फिर पेंट का पहला कोट, दूसरा कोट और तीसरा कोट लगा देते। देखो, ईंट की दीवार तो एक ही है, और इसके ऊपर ये 8 स्तर लगा दिए, सिर्फ अंदर की साइड। फिर बाहर की साइड एक पहला कोट लगा देते हैं 12 mm का, फिर दूसरा कोट लगा देते हैं सैंड फेस, फिर 3 कोट है, हाँ, वो स्नो पेंट का लगा देते हैं, और एक उसके पहले अस्तर लगाते हैं, 4 वो, और 2 कोट प्लास्टर के, 6। तो दीवार है, जो ईंटें है, जो पूरे ये बिल्डिंग का वजन लेती है, जो मूलभूत आधार है, वो आधार को छुपा दिया जाता है। कहीं पे भी ईंट दिखेगी तो कहे, दक्षेश भाई તમે એન્જિનિયર થઈને આ કઈ કરતા નથી। हाँ, कहीं पे ईंट दिखती है तो हम समझते हैं कि ये आदमी दरिद्र है या लापरवाह है। लेकिन वो ईंट की जो दीवार है, हाँ, उसके अंदर 8 और बाहर 6, वो 14 हम स्तर लगाते हैं। हाँ, फिर इतना खर्चा हो जाता है, हाँ, कि हमारे लोगों के पास पाइप में रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, हाँ, क्योंकि हम इतना वेस्ट करते हैं। एक स्ट्रक्चरल मेंबर को, हाँ, ढकने के लिए हम अंदर के साइड 8 स्तर लगा देते हैं, बाहर के साइड 6। फिर इंटीरियर डिजाइनर आता है। इंटीरियर डिजाइनर क्या करता है, ये सबके ऊपर प्लाईवुड लगा देता है, फिर प्लाईवुड के ऊपर फॉर्माइका लगा देता है, फिर फॉर्माइका खराब न है
करेक्ट, इसके ऊपर वो पॉलीयूरेथीन कोटिंग भी लगा देता है, तो वो 3 थर ऐड कर देता है। तो अंदर की साइड 11 स्तर हुए, बाहर की साइड 6 स्तर हुए, 17 स्तर हम लगा देते हैं। और इसका जो कीमत होता है, इसमें पर्यावरण का भयंकर नुकसान होता है। ये सभी चीज सृष्टि से आती है, करेक्ट। तो ये हाँ, असल में क्या है, ईंट की दीवार एक लंगोट है, वो लंगोट को बचाने के लिए, करेक्ट, हम इतना सारा उपाय करते हैं, टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं। अगर मैंने प्लास्टर नहीं किया तो लोग बोलेंगे कि आपको किसने इंजीनियर बनाया। मेरे पापा भी बोलते थे कि तुझे किसने इंजीनियर, करेक्ट। उसको लगा कि ये ना ऐसे ही बन गया है। तो असल में इतना पैसा बचेगा। मैंने तो निकाला है कि जो स्ट्रक्चरल मेंबर है उसका कॉस्टिंग 20 पैसा है, और ये जो स्तर है, उनका कॉस्टिंग 80 पैसा है। अगर ये न लगाए तो ऐसी 5 दीवारें और बन सकती है, करेक्ट। तो इसमें कोई आदमी रह सकते हैं फिर, करेक्ट। ये तो मैंने सिर्फ दीवारों की बात की, मैं और भी बातें कर सकता हूँ। जैसे एक नल आता है, वो 40 रुपए का भी आता है, और वो अच्छा आता है प्लास्टिक का, क्योंकि उसमें रस्टिंग नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पानी में वो काट नहीं लगता उसका, करेक्ट। लेकिन बहुत सारी महंगे जो पैलेसिस है, उसमें 80-80 हजार के गोल्ड प्लेटेड नल भी मैंने देखे। जो 40 रुपए का भी नल आता है, उसमें से भी पानी ही निकलता है, और 80 हजार का जो टेप आता है, उसमें से भी पानी ही निकलता है, करेक्ट। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, दूसरों को हिप्नोटाइज करने के लिए, दूसरों को गुलाम बनाने के लिए, दूसरे का वशीकरण करने के लिए। हाँ, इसे इकोनॉमिस्ट लोग हैं, वो जब भली भांति जानते हैं, उसको कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन कहते हैं, या वेबला कंजम्पशन कहते हैं। हमने कहीं आगे अ, देखा है। हाँ, तो ये दुनिया में जितने भी उपाय है, हाँ, वो उपाय है, क्योंकि फिर इतना पैसा कमाना भी पड़ता है आदमी को, हफ्ता भरना पड़ता है। हाँ, अगर उसने फिर, आप समझो, वो लोन हो तो 4 साल में पूरी हो जाएगी, फिर ये सब करेगा तो 20 साल तक लोन चलेगी। फिर बोलते हैं कि वो टूटी गयो ने, मरी गयो ना, तब तक तो आदमी बूढ़ा हो गया होता है, ये हो गया होता है, करेक्ट। तो उसके जीवन का जो शक्तिशाली स्पान है, जीवन का जो, जैसे आदमी का ताकत रहता है 45 साल 50 साल तक, बहुत अच्छा, तो वो तो सब इसमें चला गया, हफ्ता भरने में। और फिर भी इतना करने के बाद भी, हाँ, 40% लोग हैं वो होमलेस है पूरी दुनिया में। इवन अमेरिका में होमलेस है, आप देखना। पहले मुझे भी पता नहीं था, अभी मैं अ, पिछले 5 साल से इतने सारा वो आता है तो देखता हूँ कि अरे यहाँ होमलेस, ये इतना अमीर देश है, विश्व का सबसे अमीर या शक्तिशाली। हाँ, क्योंकि ऐसी उपायों की अधिकता, जो श्रीमद राजचंद्र के, हाँ, और ये जो उपाय है वही टेक्नोलॉजी है। राजचंद्र ये कहते हैं कि अ, उपाय नहीं करने के चाहिए, कुछ चीजें होती है, ये देह है वो नष्ट होगा, ठीक है, उसको अच्छी तरह से रखे, अ, स्वस्थ और मापसर खाना खाए, रहे तो, लेकिन इसका इतना भी मेंटेनेंस न करे। या देह के बारे में देखो, आपको आदमी को देह के बारे में बताओ, हाँ, तो सीधा भय का ही मामला है। हाँ, जो केमिकल बाहर 1 पैसे का मिलता है,
वही मेडिकल स्टोर में 1000 पैसा, 1000 रुपये का मिलता है। हाँ, आप वो ये टेबलेट में जो केमिकल है, वो आप कोई हार्डवेयर स्टोर में लेने जाओ, हाँ, तो वो 10 पैसे में मिलेगा। लेकिन इतना ही केमिकल आप मेडिकल स्टोर से लेने जाओ, हाँ, तो हाँ, 10 पैसे तो क्या, 1000 रुपये से ज़्यादा देना पड़े। हाँ, क्योंकि वहाँ आदमी को भयभीत किया गया है। जो भी आदमी मेडिकल स्टोर में जाता है, वो भयभीत ही होता है अपने लिए या अपने जो प्रियजन है, स्वजन है, मित्र है, उनके लिए। हाँ, तो ये भय जैसे ही, हाँ, अभी जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है, वो देह केंद्रित है। हाँ, 50 साल के आदमी को ये नहीं कहती कि आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, बाग में बैठो, अच्छे वॉकिंग करो, अच्छा फूड खाओ, बच्चों से खेलो, कैरम खेलो, ये नहीं कहती। हाँ, उसके बदले बोलता है तुम जिम जाओ, तुम्हारा मसल मास तैयार करो, करेक्ट? तुम ये बाल काले करो, फिर नई बाल की विग बनाओ, करेक्ट? फिर गॉगल्स पहनो, ना स्टाइल मारो, ना जैसे आके आप 25-30 साल के युवान है। तो ये 50 साल के लोगों के पास पैसे होते हैं। हाँ, ये लोगों को पता है कि आ बापा ने खंखेरवाना કરી. તો બાપાને મનમાં શું હોય કે હારી जवानी जती रही. अब वो दादाजी को 50 साल के ऊपर है, वो बूढ़े ही है उस करे, लेकिन उसको जवानी याद आती है और डर लगता है ना, अभी पहले जैसी स्फूर्ति शक्ति पहले जैसा तो नहीं होता किसी का। तो ये जो व्यापारी तत्व है, फार्मा माडिया, ये जो मेडिकल माफिया है, वो $7 ट्रिलियन विश्व में से निकाल लेते। हाँ, फिर वो जाता है, वो इंश्योरेंस वाले को भी फोन करता है, उसका ही कजिन ब्रदर वो इंश्योरेंस एजेंट, करेक्ट? तो वो जाके फिर बापा को डराता है, फिर वो बापा जात जात ना प्रीमियम भरे। अरे काका તું જ નથી રહેવાનો, કરેક્ટ? પછી તારી પ્રોપર્ટીનું શું થાય કે ઈ કોઈના હાથની વાત નથી, વાય, करेक्ट? आप समझे? फिर वो इंश्योरेंस वाला जाता है और कोई भयभीत करने वाला बताता है कि देखो ताए तेरे जीवन में तूने कितनी मेहनत की, ये देखो ये कैसे यूरोप में अप्सराओं के साथ घूमते हैं, तुम भी घूमो। हाँ, तो वो 4-4 लाख का टिकट निकालता है, फिर अपना निकालता है तो बीबी का तो निकलना ही पड़े। हाँ, तो 7-8 लाख का खर्चा करके वो जो ये खूबसूरत मादाएँ होती है, फीमेल्स, वो देशों में जाता है। वो मादाएँ उसको पहचानते भी नहीं होता है कि ये लंगूर कहाँ से आ गए, करेक्ट? लेकिन वो वहाँ एफिल टावर के नीचे ऐसे चश्मा पहन के अपना जो प्रेस्टीज है वो बढ़ाता है। लेकिन उसका ही भाई है, वो बीमार होता है। हाँ, तो फिर उसको बोलता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, 10,000 रुपये। वो 10,000 नहीं, हाँ, लेकिन यहाँ 8 लाख ऐसे फिजूल खर्ची के लिए है, 2-3 वीक के लिए। तो ये जो 50 साल के ऊपर के बूढ़े हैं ना, उसके पास काफी धन होता है, प्रॉपर्टी होती है, थोड़ा पीएफ आया होता है, करेक्ट? इसलिए ये सब आते हैं, हाँ, कि आप अभी ये प्लॉट ले लो, ये बिजनेस चालू कर दो, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस चालू कर दो, इलेक्ट्रिक बैटरी का चालू कर दियो। हाँ, ये दक्षेश भाई है, कुछ फॉर्मूला बताते हैं, इन्वेस्टमेंट चालू कर दो, समाज को लूट लो। वही हुआ ना, करेक्ट? समाज के पैसे बिना कुछ किए अपने घर में डाल दो, वो स्टॉक मार्केट। गुजराती में એને हराम चस्को कहेवाय, करेक्ट? लेकिन अगर मेरी वाइफ को कोई पूछे, हाँ, कि दक्षेश भाई क्या છે? તો કે રમી રમે છે, जुगार खेलते हैं इधर वाड़ीए, घोड़ी पासाना। तो प्रेस्टीज नहीं रहेगी। लेकिन वो बताएगी कि वो अपनी ऑफिस में है, थोड़ा स्टॉक मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं। हाँ, तो अचानक मेरी प्रेस्टीज बढ़ जाएगी।
અસલમાં જે ઘોડી પાછાનો જુગાર બધા વાડીઓમાં બધા મજૂરો રમતા હોય, કરેક્ટ? That is a better idea than a stock market. हाँ, तो लेकिन ये क्या है? आप समझे? आप जितने हरामी हो उतनी इज्जत बढ़ेगी आपकी, मेरी भी बढ़ती है, मैं भी बढ़ाता हूँ। अभी तो बेटी का ब्याह बाकी है, तब तक तो थोड़ी बढ़ा के रखनी पड़ेगी। आप समझे? तो द पॉइंट इज कि जी उपायों अधिकता છે। हाँ, टेक्नोलॉजी की अधिकता है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी का हमें क्या करना। मेरा एक दोस्त है, हम दोनों साथ में 1980 में ओशो के अष्टावक्र गीता सुनने जाते। यहाँ स्वामी आनंद मगन भारती थे वहाँ, अजय। तो वो इतना कंजूस था, इतना कंजूस, बाप रे। वो अपने पापा की जो एलआईसी की डायरी है ना, वो पूरा सेमेस्टर चलाता था। और हमारे वो इंजीनियरिंग में वो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में एक क्लैरिफॉक्यूलेटर आता था, तो वो इतना सा दौड़ता था ऐसे, फिर उसका सब लिखता था साइड में और इतने में आ जाता था। फिर हमें टेक्निकल टूर पे ले गए, तो उसने पहली बार क्लैरिफॉक्यूलेटर देखा। तो क्लैरिफॉक्यूलेटर कितना, एक ट्रेन जितना लंबा था। तो बोलता ये इतना बड़ा है, मैंने तो डायरी में इतना सा लिखा है और साइड में डायमेंशन बराबर लिखा था, लेकिन जब वो डायरी बचाने के लिए करे वो जीरो आता है ना, तो वहां टिपका ही करता है, तो कई बार उसके मार्क्स कट गए। तो वो साहब को बोलता है देखो ये जीरो है, वो साहब बोलता है ये तो फुल स्टॉप दिखता है। नहीं नहीं सर, ये जगह न रोकाई नहीं એટલે मैं ऐसा है। तो वो आया, उस जमाने में नया मच्छर मारने का मशीन निकला था, वेब करके नाम था। वो हमारा ही क्लास में एक लड़का था ना, उनकी ही फैक्ट्री। तो उनके पापा वो वेब मशीन ले आए, वो जमाने में महंगा होता था। फिर उसने लगाया तो उसने पहली बार देखा, तो उसके पापा को बोला पापा ये क्या है? तो बोलता है ये मच्छर भगाने का मशीन है। अच्छा, तो इसमें लाइट होती है, तो लाइट चाहिए? तो क्या, हाँ लाइट तो चाहिए ना। तो फिर वो बोलते पूरी रात चालू रखने का, तो क्या, हाँ रखने का। तो क्या फिर इसमें कितनी बिजली जाती है? तो उसने पापा ने कुछ बोला कि ये 15 वाट का है, इसलिए हर रोज का इतना खर्चा होगा, 50 पैसा। तो क्या पक्षी चालन है? तो क्या नहीं नहीं, इसमें वो टेबलेट भी डालने की है। तो क्या टेबलेट किया? तो उसके पापा ने वो टेबलेट निकाल के दी, ये टेबलेट आती है हर रोज ये। तो बोलते ये एक टेबलेट कितने की? तो क्या 80 पैसे। तो क्या 80 पैसे की टेबलेट और 50 पैसे का ये। तो वो टाइम में इसका मूल्य था, जब मैं ये बात कर रहा हूँ, दैट इज अराउंड 80 या बिफोर 80, 82 समथिंग। तो फिर उसने पूरा कॉस्टिंग निकाल ली। तो क्या, तो महीने के इतने सारे हो गए। तो क्या उसके पापा के हाँ हो गए, ये मच्छर काटेंगे तो। फिर अजय ने कहा कि हम जो सुदर्शन घनवटी लेते हैं वो कितने की आती? तो वो कोई आयुर्वेदिक टेबलेट है, वो 10 रुपए की 100 या ऐसी आती, जिससे मलेरिया नहीं होता। तो बोलते फिर ये खाए तो क्या, हम तो ये खाते थे અને તમે આ લઈ આવ્યા, આના કરતા तो मच्छरा कईड़ा हारा। इतना खर्चा करना है इसमें, इससे तो मलेरिया की वो 2 गोली क्लोरोक्विन लो तो वो सस्ती पड़ेगी। आप समझे? इसलिए टेक्नोलॉजी का काम यह है कि जो चीज आपको 1 रुपये में मिलती है, वो आपको 100 रुपये में मिले, या 1000 रुपये में बेचे, या 10,000 में बेचे, जैसी आपकी मूर्खता। हाँ, जैसे ये अ, नया प्रोसेसर निकला था, ये कौन सी कंपनी है? हाँ, वो तो 15 रुपये में बनता है प्रोसेसर। वो टाइम में, हाँ, 85 में वो 15 रुपये का प्रोसेसर 50,000 रुपये में बेचता था पूरी दुनिया। वो बनता है, वो तो रेती से बनता है। तो ये क्या हो गया, मोनोपोली हो गई, इग्नोरेंस हो गया, उपायों की अधिकता हो गई।
फिर जो लोग ये है वो थोड़ा रुआब प्रेस्टीज डालते थे कि हमारे पास ये कंप्यूटर है ना, ये ब्रांड का है ना, इतने का है। अरे भाई उसकी जो पड़तर कीमत है, कॉस्ट है, वो तो 15 रुपये है। आप उसको 50,000 रुपये में ले आए। तो मैं जानता था तब तक। तो मुझे कोई ऐसा कहता है तो मैं फिर बात बदल देता हूँ। क्योंकि मेरे मुंह से सच निकल जाए तो फिर वैसे भी इतने सारे दुश्मन हैं और दुश्मन हो जाएंगे। करेक्ट। तो ये जो युक्तियाँ है, वो युक्तियाँ आपको क्या करने का है, वो आपको जो 1 रुपये में संतुष्ट होते हैं, फिर इतनी ही संतुष्टि के लिए आपको 10 देना पड़े, 100 देना पड़े, 1000 देना पड़े, 10,000 देना पड़े या लाख देना। टेक्नोलॉजी का ये काम है, हाँ, कि आपको जल्दी से जल्दी, हाँ, आपको लंगोट पहनाकर हिमालय भेज दे। क्योंकि आप इतना खर्चा करेंगे तो क्या होगा? फिर तो आपके पास कुछ रहेगा नहीं लंगोट के सिवा। तो लंगोट के सिवा कुछ बचेगा नहीं। तो फिर समाज में, शहर में, हाँ, कोई रहने नहीं देगा। आपको भागना पड़ेगा कोई जूनागढ़, हिमालय। हाँ, इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी है, એનું કામ બાવા બનાવવાનું છે. યુક્તિનું કામ શું છે? પણ સામેવાળાને, પોતે નહીં. હા, સમાજના, સંસારના 800 કરોડ લોકો બાવા બની જાય, લંગોટભેર થઈ જાય, કરેક્ટ, અને બધાને હિમાલય મોકલી દે. बराबर है। अमस्तु एनाथी माया छूटती नहीं है। देखो गुरु का काम भी यही है। आपका इतना शोषण करने का, इतना सब ले लेने का, और आपको ऐसा हो जाए कि गुरु आवा बोगस मेल करे, तो गुरु पर से भी आपको वैराग्य आ जाए। करेक्ट, आप जूनागढ़ भी नहीं, हिमालय भी नहीं, कोई और ही कोई जगह जानता नहीं, वहां जाके आप एक एनोनिमस, अनामी जिंदगी जीवन व्यतीत करो। करेक्ट, तो यही तो रियल सन्यास है। देखो जो बाजार और राजनीति का काम क्या है, हाँ, अपने प्रतिद्वंदी और जो सामान्य जन है, हाँ, उनको गरीब बनाना, उसका शोषण करना, अत्याचार करना, ताकि उसको पता चले, हाँ, कि ये संसार है, वो असार है। हाँ, तो ये तो गुरु का काम है। इसलिए हर बिजनेसमैन और हर पॉलिटिशियन, हाँ, जाने अनजाने में गुरु का ही काम करता है कि हमें वाળાને લંગોટી ભેર કરી દેવા. કરેક્ટ, એટલે એ જતો રહે હિમાલય. કરેક્ટ, એને સંસાર ઉપરથી હપ્તા ભરી ભરીને વૈરાગ્ય આવી જાય. करेक्ट, देखो आप साधु नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे? हफ्ता भरेंगे। आपका जन्म क्यों हुआ है? हफ्ता भरने के। इधर आपके हफ्ते खत्म हुए और उधर आपकी सांस खत्म। जैसे गब्बर सिंह बोलता है, देखो छनिया, जब तक तेरे पाँव चलेंगे, हाँ, इसकी सांस चलेगी। करेक्ट, इसलिए बैंक वाले भी बोलते हैं, देखो छनिया, हाँ, जब तक तेरे किस्तें चलेगी, तेरी सांस चलेगी। करेक्ट, किस्तें इधर, किस्तें खत्म और वीक 2 वीक में तेरी सांसें खत्म। क्योंकि फिर जीवन का और तो प्रयोजन है नहीं। यहाँ हम लोन लेने और हफ्ता भरने के लिए तो आए हैं, और क्या काम है? करेक्ट, या तो आप साधु बनेंगे, वहां वो ही आएंगे कि गुरु जी ये हफ्ता कैसे भर। तो गुरु भी बोलता है कि ये खबर हो तो वो साधु कब बनो। મને ખબર નથી કે આ હપ્તા કેવી રીતે ભરવાના, હોમ લોન ના ને, કાર લોન ના ને, એજ્યુકેશન લોન ના ને, મેડિકલ લોન ના ને, પ્રોપર્ટી ના ને, અર્થક્વેક ના ને, એક્ટ અગેન્સ્ટ ગોડ ના ને. કરેક્ટ, એ બધાથી હપ્તાથી કંટાળ્યો, બરાબર, એટલે તો કોઈને ખબર ના પડે એમ સરકી આવ્યો આ બાજુ. હવે ત્યાં તું મને આવીને પૂછે છે કે શું કરવાનું, તો હું તો તને એ જ કહું કે અહીંયા આવતો રહે બાજુમાં, અંદર એક રૂમ રાખી દે, પડ્યો રહેજે. કરે, આ દુનિયામાં બધાથી બચવાનો ઉપાય છે. લોન અને હપ્તાથી બચવાનો ઉપાય નથી. करेक्ट, आप हफ्ते ही ये वॉशिंग मशीन लिया ने, फ्रिज लिया ने, एप्पल लिया ने, आईपैड लिया ने,
ये लिया ना, वो लिया ना, इसका फीस दिया ना, उसका शादी किया ना, करेक्ट। फिर लास्ट में वो 60 साल में वो सोचता है कि साला ये सब तो किया लेकिन पैसे गए कहाँ? करेक्ट, तो वो ढूँढने के लिए, वो सोचने के लिए उसको बार-बार चाय पीना पड़ता है या ऐसे एडवाइस हो कैसे सोए के क्लास लेने पड़ते हैं कि साले पैसे आए तो थे लेकिन कम क्यों हो गए इतने? तो असल में ये कोई वैराग्य या सत्य दर्शन नहीं है, करेक्ट, और सत्य दर्शन यही है और क्या है? देखो, जब तक आप के पास पैसे हैं या पैसे कम है और पैसे के लिए दौड़ रहे हैं, आप समाधान की दुनिया में हैं। जब हफ्ते खत्म होंगे, हाँ, तब आप समाधान की दुनिया से बाहर होंगे, तब आपको सत्य पता चलेगा। लेकिन सत्य पता चलेगा तब तक आपकी सांस पूरी हो जाएगी। देखो, ये ऐसा सात्र ने कहा था। जब मैं पढ़ता था तो मेरा दोस्त है अजय, वो मुझे बोलता है कि मीन्स ये सात्र के बापूजी है, दादाजी है, दक्षिश। तो मैं तो सात्र को जानता नहीं था कि ये सात्र का दादाजी कहते हैं मुझे, सात्र कौन है? फिर मैंने पढ़ा कुछ, वो टाइम में तो ऐसा नेट वेट नहीं था लाइब्रेरी में कि उनके विचार। तो उसने जीवन की एक व्याख्या की है कि लाइफ इज एब्सर्ड। हाँ, एब्सर्ड माने निरर्थक, अर्थविहीन। हाँ, जीवन का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, लेकिन आप जितने भी महात्मा जाओ तो वो बोलता है जीवन ने सार्थक करवाનું છે, આમ કરવાનું છે, हजार के है, कोई के राम नाम भजो, कोई के राम मर्यादा पुरुषोत्तम છે, आप पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने भजो। वળી તમે શ્રી કૃષ્ણને ભજતા હો ત્યાં વળી કોઈ કે કે નહીં, ભજવાનું નહીં, થોડી ધૂન ગાઓ, પછી કોઈ કે કે ના તમે પ્રાણાયામ કરો, કોઈ કહેશે ના પ્રાણાયામથી ન થાય, ઉપર તમારે મેડિટેશન બી કરવું પડે, પછી ઓલો કે મેડિટેશન એકલું સફિશિયન્ટ નથી, એમાં જીવન જીવવાની કળા બી શીખવી પડે, કરેક્ટ, પછી કે ખાલી શીખો એ પૂરતું નથી તો ભૂલી જાઓ, તમારે શીખવાડવું પડે, करेक्ट। जैसे वो लंगोट का हुआ था वैसे ही ये एसएसवाई का हुआ। करेक्ट, मैं भूल से वो अष्टावक्र गीता सुनने चला गया था। करेक्ट, क्योंकि मेरे दोनों दोस्त जा रहे थे। मैं तो मार्क्सवादी था, ये ऐसी चीजों में मैं मानता ही नहीं था। मैंने कहा ना वो छात्र था कि जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है फिर क्या। करेक्ट, लेकिन लोग इसको बुरा मानते हैं कि जीवन का अर्थ नहीं। और जीवन का असल में कोई अर्थ नहीं है। हाँ, जैसे पानी का रंग नहीं। पानी में आप ब्लू रंग डालो तो ब्लू हो जाता है, लीला डालो तो लीला हो जाता है, पीला डालो तो पीला हो जाता है, व्हाइट डालो तो व्हाइट हो जाता है। वैसे ही जीवन का कोई रंग नहीं है, लेकिन भगवान ने हमको पूर्ण स्वतंत्रता दी है। हाँ, कि आप अर्थ डाल सकते हो। हाँ, आपको जो मनपसंद अर्थ है, हाँ, वो डालो और वो अर्थ से आप खुश रहो। तो असल में जो जीवन अर्थविहीन है, असल में वो वरदान है हमारे लिए। भगवान ने तय नहीं किया, भगवान ने हमें मुक्ति दी है कि इसमें आप अपना रंगोली जमाओ, अपना रंग जमाओ। हाँ, एक जैसे कैनवास दे दिया है। हाँ, कोई कहता है कि हमारा जो दिवस है वो एक कोरा कैनवास सुबह में हमको मिलता है। फिर पूरे दिन में हमें उसमें क्या चित्रकाम करना है, हमारे कर्मों का, विचारों का वगैरह, वो करे। दूसरे दिन हमको और नया कैनवास ईश्वर देता है। हाँ, इसलिए जो सफेद रंग है, और वैज्ञानिक भी कहते हैं कि इसमें सातों रंग आ जाते हैं सफेद। हाँ, वो प्रिज्म से हमें सिखाया गया है। तो ये जो हमारा जो जीवन है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना अर्थ भर नहीं सकते।
तो ये जो कथा थी, इनके द्वारा हमने युक्तियों को देखा कि कैसे बहुत सारी चीज़ें, हाँ, सत्य और हमारे बीच में आ जाती है, वो आगे भी हमने देखा है। इसके कारण भय उत्पन्न होता है, भय के कारण लोभ उत्पन्न होता है और लोभ के कारण दुनिया के बाजार उत्पन्न होते हैं। हाँ, या प्रतिष्ठा उत्पन्न होती है, जैसे विपुल भाई एक अच्छा शर्ट ले आए, हाँ, तो मैं भी देखूंगा कि देखो ये तो अ, ऐसा ले आए, तो मैं भी ट्राई करूंगा कि उनसे, उनके जैसा, उससे अच्छा मैं भी ले आऊं और विपुल भाई को बता दो, है देख, मैं भी कुछ कम नहीं हूं। करेक्ट, वैसा हर चीज में, इवन ज्ञान में भी होता है। हाँ, कोई कि ये ज्ञानी है तो वो बोलता है ये परम ज्ञानी है, तो तीसरा बोलता है मैं परम 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 ज्ञानी हूँ। हाँ, कोई कहते हैं ये गुरु है तो कोई अगर श्री लगाता है, तो इसको लगता है कि ये तो श्री है तो मैं दो श्री लगाता हूँ। वो तीसरा कोई जागेगा तो वो तीन श्री लगा देगा कि वो तो दो श्री थे। हाँ, जैसे वो यहाँ मिलिट्री में आते हैं ना, एक तारा लगाते हैं, दो तारा लगाते हैं, तीन तारा, 5 स्टार जनरल होते हैं कोई। जैसे लश्कर का टॉप बड़ा है वो 5 स्टार जनरल है, फिर उससे छोटे है वो 4 स्टार। करेक्ट, तो ये प्रतियोगिता चलती रहती है और इसमें पूरा जीवन है वो नष्ट हो जाता है। मिलते हैं उसको 4 स्टार 5 स्टार, लेकिन तब तक उसको डायबिटीज हो गया, या हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, या बाल झड़ गए हैं, या कोई कोई ना कोई बीमारी उसको लंबी लग जाती है, या आयुष्य नहीं रहता। हाँ, फिर 60 साल का होके बोलता था कि व्हेन आई वाज फलाना फलाना। यहाँ रेस कोर्स है, वहां सब ऐसे बूढ़े बैठते हैं। इन 1984 वहां से वे गुजर, अरे भाई छोड़ना, 1984, ये 2024 है, बराबर है। और तेरे स्कूटर पे मेरा स्नो सुसु कर रहा है, मेरा कुत्ता तेरे मर्सिडीज पे सुसु कर रहा है, और तू 1984 में पड़ा है, और यहाँ से मर्सिडीज के तक जाने की तेरी में तेवड़ नहीं है। तू अभी का बात कर, 84 में घूमता है। अरे अभी थोड़ा समय है, अभी तो तू वर्तमान में थोड़ा जीना सीख ले। जो था वो था। किसी को पता नहीं है कि तू वहां 94 में क्या था, क्या कर रहा था। और पता है तो किसी को इंटरेस्ट भी नहीं कि तूने स्टेट बैंक में कितनी लोन की, न कितने गरीबों का उद्धार कर दिया। करे, किसी को रस नहीं है। ओके यार, ठीक है, और बताओ ना विपुल भाई क्या है। करेक्ट, ऐसे ही बातें होती। तो ये जो चीजें हैं, हाँ, वो हमेशा परिग्रह से आती है। ऐसा नहीं है कि हम धन का ही परिग्रह, हाँ, हम यश का भी परिग्रह करते हैं, हमारे कर्मों का भी परिग्रह करते हैं कि देखो इसके लिए मैंने इतने साल गवाए, इसके लिए मैंने ये किया, हाँ, फिर भी देखो क्या बदला मिला। हाँ, उसका मतलब कि वो सेवा नहीं थी। और अगर वो सेवा होती तो उसका बदला तुम्हें मजा आया इसलिए किया, सिंपल। तो तभी बदला मिल गया। हाँ, जो सेवा का जो बदला है, हाँ, उसका परिग्रह नहीं होता, पुण्य का परिग्रह नहीं हो सकता, पाप का हो सकता हो। करेक्ट, हमने कुछ अच्छा किया तो मजा आया, दैट्स ऑल, मजा आ गया ना, वो मजा है, वही तो फल है। तो ये हम देखते हैं कि जब तक परिग्रह होता है, वहां से सत्य निकल जाता है, फिर समाधान की दुनिया चालू होती। हाँ, जैसे वो साधु के केस में हुई कि परिग्रह बढ़ता गया, हाँ, लास्ट में बीवी भी आ गई, बच्चे भी हो गए, हाँ, और उसका जीवन वो सब उसका भरण पोषण करने में चला गया। तो ये हम ऐसा देख सकते हैं। तो आज हमने कुछ वार्ताएं सुनी, और उसके द्वारा हमने सुना कि जो युक्ति हम नहीं बताते, क्योंकि युक्तियां अनेक प्रकार की हो सकती,
लेकिन ये युक्ति के पीछे जो असत्य है या इसके पीछे हमारी जो कमियां हैं, दुर्गुण है या गुण कह लो, लोग तो गुण ही मानते हैं रिस्पेक्ट को, प्रेस्टीज को। हाँ, लेकिन प्रेस्टीज के चक्कर में बड़े बड़े महात्मा भी फंसे हैं। हाँ, तो फिर और लोगों का क्या हम देख सकते। जैसे मैं ये हो गया तो कोई मुझे मानते थे कि मैं बड़ा गुरु हूँ ये, फिर मुझे बोलते थे कि आपका आश्रम का है, या सीधे बोलते थे कि आपका आश्रम कितना एकड़ का है। मैं कहती तो ये तो यहाँ भी हो गया फिर से संसार चालू। हाँ, यहाँ एक 4 एकड़ वाला गुरु है, 40 वाला है, 100 वाला है, 150 वाला है, 200 वाला है, 400 वाला है, और 500 एकड़ वाले भी यहाँ है, गुरु है। हाँ, तो अभी मुझे सब लोग बोलते हैं तुमने किया क्या। मैं क्या, मैं भी वही सोचता हूँ मैंने किया क्या करे। लेकिन अगर आपको पता न चले कि आपने क्या किया, अगर याद न आए, आप खुद ऐसे, इसका मतलब कि आपने किया कुछ नहीं, लेकिन आपने जिया सब कुछ। हाँ, आपने ऐसा जिया कि कुछ आपने किया नहीं, सिर्फ जिया करे। तो लोग समझते हैं कि इसकी बातें मत सुनना, नहीं तो पीछे रह जाओगे। तो ठीक है, पीछे रह गए तो हमें कहाँ ऐसे सबसे आगे निकल के कहाँ जाना है, इतनी क्या जल्दी है। तो ये हमने कहा। अभी जो आगे जो एक बात है, जो आज ही शाम को याद आई, कि जो भी चीप चीजें हैं, उसमें से मनुष्य अगर खुश हो जाएगा, हाँ, तो जो दुनिया में जो अयोग्य लोग हैं और उसके जो अयोग्य अ, आचार विचार और कृत्य है, वो सब पूरे हो जाएंगे, सब बाजार सिमट जाएगा, राजनीति पूरी हो। एक भयंकर उदाहरण है, स्त्रियां ना सुने तो अच्छा है। देखो, एक आदमी बीड़ी पी रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में बोलते हैं स्मोकिंग खराब है, स्मोकिंग खराब है, स्मोकिंग खराब है। आज भी किसी ने पोस्ट रखा था, बोलते हैं कि आज नॉन स्मोकिंग डे है, पता नहीं है कि नहीं, लेकिन वो किसी फेसबुक फ्रेंड ने रखा था तो होगा। असल में क्या है कि एक मनुष्य स्मोकिंग कर रहा है, बीड़ी आती है 25 रुपए की जुड़ी, उसमें 25 बीड़ी आती है, 1 रुपये की एक। अगर आदमी 5 बीड़ी पीता है, तो वो इतना संतोष में रहता है। आप कभी भी किसी आदमी को बीड़ी पीते हुए देखो, मैं हमेशा देखता हूँ, वो एक तो एकदम मेहनतू होता है, एकदम सरल होता है, कोई ऐसे लफड़े में नहीं पड़ता, अपने काम से काम रखता है। सिर्फ वो, उसमें एक अवगुण है कि वो बीड़ी पीता है। मैंने बहुत ट्रैवलिंग किया है इतने सालों। एक बार मैं साबरमती स्टेशन पे बैठा था, एक आदमी था, उसका सब चमड़ी जल गई थी जगह जगह पे, और वो मलहम लगा रहा, जैसे कोई वर्कर टाइप का आदमी। तो मैंने उसको पूछा कि वो बीड़ी पीता है। मैंने कहा कि आप क्या करते हैं, मलहम लगाते हैं, क्या हो। तो बोलता है यहाँ पे लोको शेड है, जहाँ डीजल इंजन का सर्विसिंग होता है। तो पूरा जो डीजल इंजन है उसमें
से पिस्टन निकाल देते और पिस्टन को क्लीन करते, क्योंकि उसमें कार्बन जम गया हो। हर महीने या 3 महीने ऐसा उसका मेंटेनेंस है। वो बोलता है कि ये पूरा जो लोकोसेड में आता है, वो सभी पिस्टनों को, क्योंकि मैं कद में छोटा हूँ, क्योंकि मैं अंदर जाके साफ करता हूँ पूरा, और इससे मेरा ये सब स्किन है वो प्रॉब्लमेटिक है। और कुछ चीप क्रीम था, सस्ता वाला, वो लगाता था। तो वो रेलवे का ही कर्मचारी था। मैं नहीं मानता कि पश्चिम रेलवे का या कोई भी रेलवे का जनरल मैनेजर इतना काम करता होगा, लेकिन वो इतना संतोष से बीड़ी पी रहा था। ऐसा ही दूसरा आदमी है, वो बोलता है कि मैं ये वो पॉइंट्समैन हूँ। मीन्स वो पटरी बदलने का बीच में रहता है, 2 स्टेशन के बीच में वो पॉइंट है। तो रात में तो 10-10 किलोमीटर तक एक मनुष्य नहीं होता, और वहाँ कुछ है भी नहीं, वो गैंग हट है, और उसमें से भी थोड़ा-थोड़ा पानी आता है बारिश का। तो रात भर में सालों से वहाँ रहता हूँ। तो मेरे पास सिर्फ बीड़ी ही होती है। जब भी ट्रेन आती है, तो उसके पहले मुझे वो सिग्नल्स और पॉइंट्स सेट करने हैं, वो करता हूँ। पूरी रात जागना पड़ता है। लेकिन वो आदमी ऐसा ज़बरदस्त काम कर रहा था। तो और फिर भी वो उसके उसमें संतोष था। तो ये जो स्मोकिंग है, वो कंट्रोल्ड ब्रीदिंग है, और जो प्राणायाम है, वो भी कंट्रोल्ड ब्रीदिंग। देखो, ये आदमी को प्राणायाम किसी ने सिखाया नहीं। हाँ, इसलिए वो स्मोकिंग के बहाने वो कंट्रोल्ड ब्रीदिंग करता है और संतुष्ट रहता है। अगर उसको प्राणायाम सीख जाएगा, तो वो विदाउट स्मोकिंग भी कंट्रोल्ड ब्रीदिंग करके सुखी रहेगा। करेक्ट, एकदम ठंडा रहेगा दिमाग उसका। ही विल फील, ही विल बी सेटिस्फाइड। लेकिन जो भी चीज मनुष्य को संतोष करती है, पूरा राजनीति और व्यापार उसके अगेंस्ट में है। क्योंकि मनुष्य 1 रुपये की बीड़ी में संतोष हो गया, तो 10 रुपये की सिगरेट कौन पिएगा? 20 रुपये का हुक्का कौन पिएगा? कार कौन लेगा? मकान कौन लेगा? शादी कौन करेगा? बीवी बच्चा कौन करेगा? बच्चों की फीस कौन भरेगा? हाँ, इसलिए जो भी संतोषी आदमी है, जो सेक्स या सिगरेट, स्मोकिंग, पूरी दुनिया इसके खिलाफ। क्योंकि ये दोनों एक संतुष्ट आदमी पैदा करती है, और संतुष्ट आदमी वो अर्थतंत्र का मृत्यु घंट है। हाँ, सभी संस्थाओं का मृत्यु घंट है, समाज का मृत्यु घंट है, क्योंकि समाज भी आदमी संतोष के लिए खड़ा करता है। राजनीति भी मनुष्य, नियम, ये कानून, ये सब झमेला संतोष के लिए खड़ा करता है, कि आखिर सब दुनिया ऐसी हो कि मुझे संतोष में। हाँ, इवन जो धार्मिक लोग हैं, वो भी देखो, संतोषी जो भक्त है, वो आश्रम में जाएगा नहीं, वो मंदिर भी नहीं जाएगा।
हाँ, जो असंतोष है तभी तक भगवान है। आप भगवान के पास क्यों जाते हैं कि मुझे भक्ति तुम्हारी મળે तो મને संतोष થાય। लेकिन वो संतोष मिल गया उसको कोई अन्य तरीके से, और वो अन्य तरीके में से वो चीप तरीके से मिल गया, मुफ्त में मिल गया। जैसे प्राणायाम है, हाँ, वो तो मुफ्त में उसको संतोष मिल गया, हाँ, मजा आया। 45 डेज ध्यान किया, हाँ, मजा आया। उसमें कुछ करना तो है नहीं, आराम करने का, बैठने का ऐसा, या सो जाने का, वो भी ध्यान है। अगर आदमी ऐसा हो गया तो बाकी के लोग कहेंगे कि हम क्यों पूरी जिंदगी हफ्ते भरे हम भी ऐसा करें। तो जो पूरे बिजनेस है उसका टर्नओवर जीरो हो जाएगा, और बिजनेस का टर्नओवर जीरो हो जाएगा तो राजनीति तो अपने आप में मर जाएगी। क्योंकि राजनीति तो पैसे के लिए चलती है, सत्ता के लिए तो चलती नहीं है। जब उसको उसका पालन करता सेठ जी ही नहीं बचे तो नेताजी कहां से बचेंगे। तो बिजनेस बंद हो गए, सब ये बंद हो गए। तो उसका जो एडवांटेज था दूसरे मनुष्य के ऊपर, हाँ, वो जो दादागिरी करते थे या सीन सपाटा करते थे, या उसका जो अंकुश था, हिप्नोटिज्म था, वशीकरण था, शोषण था, वो सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए एंड रैंड ये कहती है, उसमें एक पात्र है एल्सवर्थ टू ही करके, फाउंटेन में, ये बोलता है कि कुछ भी हो, मनुष्य कोई संतुष्ट नहीं होना। उसको गिल्ट में डाल दो, लोभ में डाल दो, भय में डाल दो, अज्ञान में डाल दो, मनोरंजन में डाल दो, हाँ, जीत में डाल दो, विकास में डाल दो, सफलता में डाल दो, प्रगति में डाल दो, वृद्धि में डाल दो। हाँ, कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं, हाँ, कि उसको मोक्ष में डाल दो, निर्वाण में डाल दो। हाँ, मोक्ष निर्वाण तो नहीं मिलेगा उसको, करेक्ट। लेकिन विपुल भाई वो शुक्रवार को चालू कर देंगे, करेक्ट। तो धंधे लगाओ दूसरे को। जो आदमी बोलता है मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, निर्वाण भी नहीं चाहिए, प्रगति भी नहीं चाहिए, वृद्धि भी नहीं चाहिए, जीत भी नहीं चाहिए, सफलता भी नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए, मान सम्मान भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ, मुझे एक बीड़ी दे दो, करेक्ट, या खाना दे दो, या सेक्स दे दो, करेक्ट, मुझे समाधि की कोई आवश्यकता नहीं है, करेक्ट। जब आदमी ये कहेगा तब वो समाधि में पहुंचेगा। क्योंकि जब तक आपको किसी आकांक्षा है तब तक आप समाधि में नहीं पहुंच सकते। जब मोक्ष क्या है, मोक्ष की डेफिनेशन यह है, कि जो होना था सब हो चुका, वो जो स्थिति है वो मोक्ष है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़े फिलोसोफर में से एक है रसेल, वो भी बर्ट्रांड रसेल कहते हैं कि मैं दुनिया में किसी भी चीज से नहीं डरता, लेकिन मोक्ष से मेरी फटती है। अगर ऐसी स्थिति हो गई कि जहां कुछ करने का बाकी ही नहीं है, किसी को कुछ नहीं करने का है, तो फिर मैं क्या करूंगा? इससे तो मौत अच्छी, खाली हाथे बैठा रहे हुए डॉक्टर। क्योंकि वो ब्रिटिश है, करेक्ट। तो उनके वो कर्मठ होते हैं ब्रिटिश लोग। पूरे 180 देशों में आक्रमण किया, लूट किया, चोरी किया, जलसा किया, करेक्ट। तो वो लोग ये मोक्ष की बात से भयंकर डर जाते, करेक्ट। ये निर्वाण की बात करते हैं बुद्ध भगवान, वो ही है। हाँ, एक ऐसी संपूर्ण स्थिति। हाँ, देखो ये आइडियल वर्ल्ड बनाना है तो सबको मजा आती है। हाँ, હું અહીંયાથી પ્લાસ્ટિક વીણું છે ને ત્યાં તું સોલારનો પ્રચાર કર ને
અહીંયા હું ટીટીસીમાં જઈને બીજા આર્મી तैयार करूँ છું। हाँ, लेकिन देखो अगर सबको मोक्ष मिल गया, हाँ, तो एसएसवाई के क्लास में कौन घंटा आएगा? हाँ, क्या आपके आदर्श दुनिया में हॉस्पिटल होगी? नहीं होगी। पुलिस स्टेशन होगा? नहीं होगा। आर्मी होगा? नहीं होगा। जज होगा? नहीं होगा। न्यायालय होगा? नहीं होगा। वकील होगा? नहीं होगा। किसान होगा? नहीं होगा। जवान होगा? नहीं होगा। पुलिसमैन होगा? नहीं होगा। डॉक्टर होगा? दर्द ही नहीं है तो डॉक्टर कहाँ से हो? फिर अज्ञान भी नहीं है, असत्य ही नहीं है, तो एसएसवाई टीचर क्या करेगा? हाँ, सब इकट्ठे होके यहाँ कबड्डी खेलेंगे रेस कोर्स। हाँ, इसलिए एसएसवाई टीचर भी डरता है, हाँ, कि कहीं आइडियल वर्ल्ड बनाना है लेकिन बन न जाए। हाँ, जैसे संभोग के वक्त लोग डरते हैं है कि कहीं मैं सफल न हो जाऊं, मीन्स बच्चा न आ जाए, करते हैं। आप समझे? इसलिए देखो, ये महात्मा भी नहीं रहेगी क्योंकि सबको भगवान, निर्वाण, मोक्ष, स्वर्ग, बहिष्ठ, जन्नत, 72 हूर या 720 हूर सब में सब हो गया होगा। फिर क्या? सब कुछ हो गया है, वैसी स्थिति है, इसको मोक्ष कहते हैं। तो महात्मा भी मोक्ष से डरते हैं। अगर कोई शिष्य बीड़ी पीता हुआ, सेक्स करता हुआ में मिल जाए, हाँ, तो उसको आश्रम से निकाल देते हैं। ये तो साला आइडियल वर्ल्ड में पहुंच गया, वहां तक मैं भी नहीं पहुंचा। हाँ, और ये यहाँ रहा तो बाकी सबको भी आइडियल वर्ल्ड में ले जाएगा। करेक्ट। तो ये पूरा अपना जो संस्था है वो उसका कोई हेतु ही नहीं रह जाएगा मूलभूत। करेक्ट। तो फिर मैं करूंगा क्या? आप समझे? तो यहां से सेक्स से सिगरेट तक मनुष्य खुश हो जाए मुफ्त में, ऐसी सब चीजें अधार्मिक, अनैतिक और अयोग्य बनाई गई युगों से। કોઈ આદમી એમ બેઠો બેઠો બાકડે હસતો હોય બગીચામાં, हाँ, એની પ્રેમિકાને યાદ કરતો હોય કે કઈક એના जीवन, ये आदमी बोलता है ये पागल हो गया है। अरे क्या यार पागल हो गया? हाँ, पागल हो गया इसलिए, हाँ, कि ये कोई बिना खर्चे को हंस रहा है, खुश हो रहा है। आप समझे? इसलिए हमारे वहां परंपरा है युगों से, हाँ, अगर कोई बिना परम ये खर्च किए मुफ्त में खुश हो रहा है, हाँ, तो वो अज्ञानी है, मूर्ख है। जैसे वो थ्री इडियट में बोलता है, वो क्लास में वो आमिर खान को वो चौक मारता है, "ए, तू क्यों हंसता है?" तो कि बस मुझे यहाँ इंजीनियरिंग में आना था, मैं आ गया, तो मैं खुश हो रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ। तो वो प्रोफेसर नाराज हो जाता है, हाँ, कि तुम अपने आप को ये न मत मानो, नहीं ये मत मानो, नहीं यहाँ बहुत अ, कठिन है, नहीं साधना करेगी न तप करनी पड़ेगी न तपस्या करनी पड़ेगी। इसलिए देखो, आप आबू जाते हो, वहां सनसेट पॉइंट पे हजारों लोग जाते हैं, दौड़ते जाते हैं सनसेट के टाइम से पहले आगे पहुंच रहे हैं, हजारों लोग। तो वहां क्या देखते हैं? सनसेट देखते हैं। तो सनसेट तो हमारी अगासी पे भी होता है, टेरेस पे, कभी देखा? हाँ, लेकिन आप अपनी टेरेस पे से जो सनसेट देखेंगे वो वही सनसेट है, वो वहां देख रहे। सन कोई अलग है? वही सन है। लेकिन आप टेरेस पे जाके ऐसे हंस के खुश हो रहे हैं सूर्यास्त देख के, हाँ, तो वाइफ चिल्लाएगी कि किसके सामने हंस रहे हो, कौन है सामने? करेक्ट। उसको और शंका आ जाती है कि ये सन सन के सामने नहीं, कोई ताराबेन ना सामने जुए છે।
करेक्ट। तो देखो, बिना पैसे आप खुश हो गए कि समाज आपका बहिष्कार कर देगा। आपको वो समझेगा कि ये ठीक आदमी नहीं है। लेकिन वही आप पैसे दे के करो। हाँ, जैसे थाईलैंड का ट्रिप लगाओ, एम्स्टर्डम का ट्रिप लगा के, या वेगास में सब करो। अ, लाखों रुपये खर्च करके। हाँ, तो वही चीज, क्योंकि आपने खर्चा किया है, तो आपको लोग प्रेस्टिजियस मानेंगे कि विपुल भाई ने बहुत प्रगति की। सब यात्रा करके आए, थाईलैंड की या एम्स्टर्डम की या वेगस की। हाँ, इसलिए राजनीति और समाज का एक ही काम है कि 800 करोड़ लोग कहीं मुफ्त में खुश न हो जाए। हाँ, जैसे प्राणायाम करके खुश हो गए, बच्चों के साथ खेल के खुश हो गए, हाँ, या सनसेट देख के खुश हो गए, सनशाइन देख के खुश हो गए, हाँ, कुत्तों के साथ खेल के खुश हो गए, हाँ, बच्चों के साथ सब फन क्लब करके खुश हो गए। हाँ, हाँ, उनको किसी न किसी तरह, हाँ, आपको खर्चा करवाना है। वो आपको 1 रुपये की बीड़ी में खुश होने देना नहीं चाहते। सबको नहीं, इवन एक को भी नहीं चाहते। क्योंकि एक अगर बीड़ी में खुश हो गया, तो पूरी दुनिया में सिर्फ बीड़ी के कारखाने ही चलेंगे, मोटर कार के कारखाने बंद हो जाएंगे, मोटरसाइकिल के कारखाने अब बंद हो जाएंगे। पूरा कारोबार खत्म हो जाएगा। क्योंकि अर्थतंत्र क्या है? वो संतोष देने का तंत्र है। वस्तु और व्यक्ति सेवा क्या है? हाँ, जो अर्थतंत्र है वो संतोष देता है। कहते हैं लोग कि वस्तु और सेवा का उत्पादन और वितरण, लेकिन वस्तु का उत्पादन या वितरण करके क्या करने का है? मनुष्य को संतोष देना है। लेकिन वही संतोष अगर वो बिना कोई आर्थिक मूल्य के कर ले, तो पूरा अर्थतंत्र है वो पिघल जाएगा। और अर्थतंत्र पिघल जाएगा तो राजतंत्र भी पिघल जाएगा। क्योंकि आधुनिक विश्व में राजतंत्र कुछ है ही नहीं, वो अर्थतंत्र का नौकर है। करेक्ट। यहाँ पे हम देखते हैं, आप घर पे पानी पी पी लो तो वो प्रेस्टिजियस नहीं है। लेकिन 10-20 रुपये का टॉयलेट क्लीनर आप पी लो तो आपका प्रेस्टीज बढ़ता है, सामने वाले को भी लगता है कि विपुल भाई ने मुझे ये महंगा सोडा पिलाया। करेक्ट। तो योग क्या है? जब आप अपने आप को जानते हो तो वो संतोष ही है। क्योंकि आपको पता चल गया कि कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। आपका कोई दिशा नहीं है, आपका कोई उद्देश्य नहीं है, आपका कोई हेतु नहीं है, आपका कोई लक्ष्यांक नहीं है, आपका कोई परिणाम नहीं है, और आपका कोई अर्थ भी नहीं है। हाँ, लेकिन खेलकूद के लिए रखते हैं अर्थ। तो अगर आपको ये पता चल जाए, तो आप दुनिया के सबसे संतुष्ट आदमी बन जाए। और इसलिए सभी राजतंत्र और अर्थतंत्र के लिए, हाँ, आप इसको उसके एनिमी नंबर वन, दुश्मन नंबर वन बन जाए। देखो, आप उनके दुश्मन नहीं होंगे, लेकिन वो आपके दुश्मन हैं। हाँ, आप अगर बाघ से दोस्ती कर लो, हाँ, आप बाघ नहीं खाते लेकिन बाघ आपको खाता है। वैसे आपकी अर्थतंत्र से दुश्मनी नहीं है, राजतंत्र से दुश्मनी नहीं है।
यह किसी भी तंत्र से दुश्मनी नहीं है। हाँ, इसका मतलब वो नहीं है कि वो उनके लिए आप दुश्मन नहीं। हाँ, और इसीलिए सोक्रेटिस मारा गया, जीसस मारा गया, हरिश्चंद्र लगभग मारे गए, युधिष्ठिर मारे गए, जो जो भी सत्य के लिए खड़े हुए, उनका कल्याण हो गया। सो दिस इज अ डेंजरस पाथ। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज वो है कि वो बने रहना जो आप असल में है। और दुनिया को एक यही चीज से तकलीफ है। आ, दुनिया कहती है आप भी नाटक करो, आप भी समाधान में चलो। देखो हम भी कितना समाधान करते हैं, कितना नाटक करते हैं। आप भी उसमें सम्मिलित हो। ठीक है सम्मिलित होने का, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार सम्मिलित हो। जब आपको पता चल जाता है कि यहाँ कुछ बनना नहीं है, आप जो है, जैसा है वैसा है, दैट्स ऑल। और जब आप इससे खुश हैं अपने आप से, तब ऑटोमेटिकली आप किसी और के उसमें नाखुश नहीं होंगे। जब आप अपने रास्ते पे चल रहा है तो वो अपने रास्ते पे चलता है, कैसा भी हो। जैसे आपका रास्ता अलग है, वैसा उसका रास्ता अलग है। आपकी सोच अलग है, वैसे उसकी सोच अलग। आपके लक्ष्यांक, इच्छा, आकांक्षा, प्रेरणा, ऊर्जा, समझ अलग है, वैसे उनकी अलग है। ये दोनों बात जब हम पीएचडी में जाते हैं तब समझ जाते हैं कि यहाँ कोई रास्ता रास्ता है ही नहीं। जर्नी इनटू अननोन है। अनजानी राहों ने हम सबको घेरा है, अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है। ये पल उजाला है, बाकी अंधेरा है। ये पल गंवाना ना, ये पल ही तेरा है। तो ये जो गीत है आप YouTube पे मिल जाएगा। आप ये गीत 100 बार सुनना। बहुत सारे गीत है वो लिखे नहीं गए, जैसे ईश्वर ने लिखवाए। हाँ, क्योंकि ये जो गीत है वो मनुष्य नहीं लिख सकता, लेकिन मनुष्य के मुंह से ईश्वर लिखवाता है, गवाता है। तो जब आप ये गीत 101वीं बार सुनेंगे तब आपको पता चलेगा, हाँ, कि यहाँ सब कुछ अननोन है। हाँ, और ये अननोन की जो यात्रा है, हाँ, वो वही स्वैतालिम है। जर्नी इनटू अननोन। और वही तो मजा है। देखो आप जहाँ जाते हैं वहां जाने का कोई मजा नहीं। बोरिंग हो जाता है कि यही रास्ता है, यही चाय की किटली वाला है, यह यहाँ पे गाय बैठी होती है। हाँ, आप कुछ अलग रास्ते से जाते हैं, कुछ अलग अनुभव करते हैं। हाँ, जब हाईवे से के बदले आप लंबे रास्ते से जाते हैं और लंबे रास्ते से जाते हैं। हाँ, आप सैर सपाटे करते हैं। हाँ, तब आप अननोन में होते हैं तो मजा आता है, कुछ नया देखने को मिलता है। न कोई नई जगह चाय की किटली होती है, कोई उसका नया टेस्ट होता है। वो शायद अदरक के बदले मरी डालता है, ब्लैक पेपर। करेक्ट। तो ऐसे अनगिनत आपको अनुभव होते हैं। अ, बिना कोई प्लानिंग के जब आप घूमते हैं, करेक्ट, तो वही सच्चा घूमना है।
और यही जर्नी है, जर्नी इनटू अननोन। हाँ, मेरे एक दोस्त थे, ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, बहुत सारा खर्चा कर दिया, 7-8 लाख, वो और उसकी वाइफ। तो मैं वहां गया तो वो खोल के बैठे थे, तो सब कुछ बुकिंग था, होटल का कमरा भी बुकिंग था। फिर मुझे बताते हैं कि देखो, ये तारीख को ये होटल में हम जो ठहरने वाले ना, ये कमरे का ये दृश्य है सब। क्योंकि उसका जो लाइव कैमरा था वो होटल ने रखा था कि यहाँ पे ऐसी चादर बिछी होगी ना, यहाँ पे ऐसा ग्लास रखा होगा, यहाँ ऐसे पर्दे लगे होंगे ना, पर्दे उठाएंगे तो ऐसे आपको समंदर दिखेगा। मैंने कहा ये सब तो आपने देख लिया, फिर खोटा खर्चा क्यों करते हैं, अभी टूर कैंसिल कर दो। देखो, जो मजा था वो अननोन का था। करेक्ट। उसने जहां जहां रुकने वाला था, ये तो ये सब इधर बैठ के देख लिया। तो अभी मैंने कहा आपका मजा आपने खुद ने कर किरकिरा कर दिया। हाँ, इसलिए ही भगवान ने हमें भविष्य नहीं दिखाया। हाँ, हमारे लिए हर पल नया है। हाँ, नहीं तो भगवान ये भी दे सकते हैं कि भाई 21 तारीख है तने ताव आवશે, हाँ 22 तारीख है तने छोकरी वाળા જોવા આવશે, हाँ આ મહિનામાં પછી તારી વાઈફ નો ફોન આવશે, हाँ આ મહિનામાં તારું પેલું બાળક આવશે ને લગ્ન થશે। अगर पहले से ही लिख दिया होता तो लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो जाती। इसलिए भगवान ने सब कुछ अनजान रखा है, इसलिए कि अनजानने में ही मजा है, अंधेरे में ही मजा है, जानने में कुछ नहीं रखा। अब समझो। तो ये जो सूफी कहते हैं, हाँ वो अंधकार को देवता मानते हैं। हाँ, वो जैसे बाकी सब लोग प्रकाश को देवता मानते हैं, वो अंधेरे को ही ईश्वर मानते हैं। क्योंकि अंधेरा सब भेद मिटा देता है, क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं। कौन काला है, कौन धोला है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई ये है, कोई वो है। अंधेरा सब भेद है, वो मिटा देता है। हाँ, वही अभेद है। और जो अभेद है वही हम उसको ईश्वर कह सकते हैं। तो आज हमने जो देखा उसका मूल सार यह है कि सभी युक्तियां भय के ऊपर आधारित है, और भय है वो अज्ञान का संतान है। अज्ञान का मतलब है असत्य। तो उसका उपाय यह है, ये युक्तियों से सभी युक्तियों से बचने के लिए, कि हम सत्य को जानें। तो सत्य के जानने के लिए अनेक तालीम है, और सबसे बड़ी जो तालीम है 14 दिन की, वो SSY तालीम है। बहुत सारी तालीम है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोई X Y या Z तरीके से जानो। लेकिन ये तालीम में से मैं गुजरा हूँ, तो मुझे स्वानुभव है, और उसके आधार पे मैं कहता हूँ। और भी तालीमें हैं। तो हमें ये देखना है कि जैसे हम सत्य का दर्शन करते हैं, अज्ञान दूर होता है। अज्ञान दूर होने से भय दूर होता है, और भय दूर होने से हम हमारा जो लोभ है, अपराध बोध है, हमारा जो गर्व है, हमारा जो जो अननेसेसरी चीजें हैं हमारे भीतर, आ, उसका जो शक्ति है वो खत्म हो जाता है। इसलिए हमारे ऊपर कोई युक्ति फिर नहीं चलती। इतना ही नहीं, हम किसी और के ऊपर भी युक्ति नहीं लगाते, क्योंकि हम समझते हैं कि युक्ति एक विफलता है। जब आप दूसरे आदमी को अपना नहीं समझते, तब आप युक्तियों में फंसते हैं। मार्केटिंग है, डिसेप्शन है, डिप्लोमेसी है, अनट्रूथ है, कॉम्प्रोमाइज है, एडजस्टमेंट है।
बहुत सारे नाम है, सिस्टम्स है, करेक्ट, या इवन इथिक्स है, वो भी मोरालिटी का विपरीत है। तो ये सब चीज झमेले में हम पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें नुकसान यह है कि अपना जो जितना भी शरीर का आयु है वो उसमें लग जाता है, हमारा समय उसमें इन्वेस्ट हो जाता है, हमारा शक्ति उसमें इन्वेस्ट हो जाता है, और वो हम गंवा देते हैं इन्हें। इसके बदले हम 14 दिन गंवाते और ये तालीम ले, समझे, अपने आप को समझे और सत्य को जाने, तो ऑटोमेटिक हमारी जो ये युक्तियां है, करेक्ट, वो हम समझ पाएंगे और उस झमेले में नहीं पड़ेंगे, और ना ही हम किसी को किसी के ऊपर वो युक्तियां अप्लाई करेंगे। अ, हम समझ सकेंगे कि यू आर ऑल्सो ओके, आई एम ऑल्सो ओके, लेट्स प्ले टुगेदर, लेट्स सिंग टुगेदर, लेट्स हैव फन टुगेदर। तो आज मेरी माँ भी सुन रही है, आज मैं नीचे क्लास ले रहा हूँ, कोई है नहीं। तो वो थोड़ा पैरालिटिक है लेफ्ट साइड, तो ये रिकॉर्डिंग वो सुनती है, फिर जब यूट्यूब पे अपलोड होता है तो बोलते हैं, तो क्या बोलता है, मुझे सुना। तो आज मैंने कहा कि आज तू सीधा ही सुन ले। तो पिछले 2 साल से हम माँ बेटे कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, भजन है, हास्य का संगीत है, उनको भी सब शौक है सुनने का, जान। और 2 बार खाते हैं, 3 बार चाय पीते हैं तो ऐसे 2 ढाई साल चलता है। तो उनको अच्छा लगता है, अष्टावक्र गीता भी सुनता रहे, भजन सुनते हैं। इसलिए ओशो भी बहुत अच्छी तरह कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वही तो अनर्थ शास्त्र है। अगर किसी भी चीज का अर्थ है तो वो एब्सर्ड नहीं है, और जो एब्सर्ड नहीं है वो लाइफ नहीं है, और जो लाइफ नहीं है वो ईश्वर नहीं है, क्योंकि जीवन और ईश्वर एक ही है। इसलिए अगर किसी भी चीज का कुछ भी अर्थ हो तो वो जीवन विरोधी है, प्रभु विरोधी है, क्योंकि अर्थ तो होता नहीं है। हाँ, हम टाइम पास के लिए, खेलकूद के लिए, और जस्ट फॉर द फन ऑफ इट हम शब्दों और अर्थों से खेलते रहते, टाइम पास करने के। इसलिए ओशो बहुत खूबसूरती से कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र है, हाँ, वो जीवन के लिए बना, लेकिन वही अनर्थ शास्त्र बन गया। जैसे ये मोबाइल है, वो समय बचाने के लिए बना था, लेकिन आज क्या है सबसे ज्यादा समय मोबाइल ही खा जाता है। हाँ, इसलिए आप कोई भी सिस्टम बनाओ, कोई भी नियम बनाओ, कोई भी व्यवस्था बनाओ, वो हमेशा जीवन विरोधी हो जाती है। हाँ, वो बनाई गई है जीवन के लिए, हाँ, लेकिन वो जीवन विरोधी हो ही जाती
जैसे वृक्ष में हम वो ट्री गार्ड लगाते हैं, फिर वृक्ष बड़ा होता है तो वो ट्री गार्ड चिपक जाता है, उसको बड़ा नहीं होता। आप शहर में कहीं कहीं देखना, कोई लोग काटते नहीं है, तो वो ट्री गार्ड ही उससे चिपक जाता है। उसको फिर बड़ा हो जाए तो वो और बड़ा नहीं होने देता। जो ट्री गार्ड है वो एक व्यवस्था है, एक तंत्र है जो नियमों से बनता है। वो जरूरी था, कब जरूरी था? जब तक वो पौधा छोटा था तब तक वो जरूरी था। फिर 7 फुट के ऊपर हो गया तो गाय भैंस नहीं खा सकते उसके, और जिराफ तो होता नहीं शहर में, करे तो फिर वो ट्री गार्ड को हट जाना चाहिए। इसलिए किसी भी व्यवस्था को, हाँ, जल्दी से जल्दी हट जाना चाहिए। ये सब चीज है, संस्था है, ये सब है, ये व्यवस्था है। कोई भी संस्था ले लो, एसबीआई ले लो, ये ले लो, सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन ले लो, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ले लो, गवर्नमेंट ऑफ मंगोलिया ले लो, कोई भी संस्था, उसका मतलब जीवन को, नव जीवन को संरक्षण देना है, पोषण देना है। लेकिन वही नियम और वही व्यवस्था करोड़ों जीवन खा जाती है, उल्टा हो जाता है। हाँ, तो ये हमें देखना है कि जो अननेसेसरी नियम है, अननेसेसरी व्यवस्था है, वो हम कम से कम रखें। हाँ, उपाय कम से कम रखें, युक्ति कम से कम रखें, टेक्नोलॉजी भी बहुत हम जुडिशियसली यूज करें। इससे हम कुछ भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी आगे भी हमने देखा कि न्यूट्रल है, तटस्थ है। हाँ, स्कूटर लेके आप मंदिर मस्जिद भी जा सकते हो, और स्कूटर लेके आप जुआ खेलने भी जा सकते हो। तो यहाँ स्कूटर है, वो टेक्नोलॉजी है। हाँ, टेक्नोलॉजी का अपना कोई इरादा नहीं है, या अपना कोई भला बुरा नहीं। भला बुरा तो वो स्कूटर चलाने वाले का जो चेतना है, जागृति है, उसमें है। इसलिए हमें स्कूटर को ठीक नहीं करना है, हमें चेतना और जागृति ठीक रखना है। तो यही ऐसे स्वयं हम कर रहे हैं। जैसे हम चेतना और जागृति ठीक करेंगे तो नियम भी रहेगा, व्यवस्था भी रहेगा, लेकिन उनकी जरूरत नहीं रहे। नियम क्यों चाहिए? क्योंकि क्रिमिनल्स है। लेकिन जब वो जागेगा, चेतना उसकी जाग जाएगी, ये जाग जाएगा, तो फिर नियम और व्यवस्था का कोई, धीरे धीरे वो लुप्त होती जाएगी, क्रमशः, स्टेप बाय स्टेप। तो हमें व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की जरूरत नहीं है। हमें हमारी जो चेतना और जागृति है, उसको थोड़ा, हमारा जो विंडशील्ड है, चश्मे का कांच है, वो साफ करना। आंख तो सबकी ठीक है, लेकिन हमने जो चश्मे लगाए हैं, राजकीय चश्मे हैं, सामाजिक चश्मे हैं, धार्मिक चश्मे हैं, राष्ट्रीय चश्मे हैं, नैतिक चश्मे हैं, सबने तरह तरह के रंग बिरंगी चश्मे लगाए हैं, धूल जम गई है। तो थोड़ा चश्मा साफ कर ले तो जो जैसा है वैसा स्पष्ट दिखेगा। फिर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। वो तो कॉन्फ्लिक्ट तो सब मशीन सॉल्व कर देगी, आराम से कर देंगे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होती नहीं। मशीनों में भी कॉन्फ्लिक्ट हम डालते हैं। जैसे स्कूटर को हम मोड़ते हैं, कहाँ जाना। हाँ, मंदिर मस्जिद भी जा सकते हैं, गार्डन में की तरफ भी जा सकते हैं, या दारू जुए के लिए भी जा सकते
तो टेक्नोलॉजी बेचारी तटस्थ है, वो तो चेतना के काबू में है। तो हम चेतना और जागृति योग के द्वारा, तालीम के द्वारा तय कर सकते हैं। बहुत सारी मैनेजमेंट तालीम भी है, हजारों तरह। कभी आपको वक्त मिलेगा, मैं देखेंगे। प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम। शांति शांति शांति।